डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फोकस करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थर्स्ट एंड प्रेशर का। ठीक है। थर्स्ट एंड प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमें थर्स्ट समझना होगा। थर्स्ट होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखा रहा हूँ। इस इमेज में एक बंदा जो आपको दिख रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक बॉक्स को धक्का मार रहा है। ठीक है ना, फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स अप्लाई करने से हमें पता है क्या हो जाएगा, ये जो बॉक्स है ना वो अपना जगह बदलेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें जो डिस्कस करने वो करना है इसके फोर्स के बारे में। जो फोर्स ये बंदा अप्लाई कर रहा है वो फोर्स आपको कैसा दिख रहा है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना वो फोर्स कैसा दिख रहा है। अगर मैं देखूं तो ये इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, यानी बॉक्स के सरफेस पे, है ना। और जो ये फोर्स लगा रहा है वो यहाँ से परपेंडिकुलर लग रहा है। तो आपने देखा ये फोर्स जो बंदा लगा रहा है एक सरफेस पे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर वाले फोर्स को हम थर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब क्या हो गया, वो फोर्स जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा होगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं एक लाइन के ऊपर, यानी ये सरफेस वाले लाइन के ऊपर ये सीधे लग रहा होगा ये फोर्स। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्स्ट कहेंगे। तो थर्स्ट का डेफिनेशन कैसे याद रखोगे, थर्स्ट का डेफिनेशन ऐसे याद रखो, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। जैसे कि हमने इमेज में देख लिया, वहाँ पे जो फोर्स उस बंदे के द्वारा लगाया जा रहा था वो फोर्स क्या था, वो उस बॉक्स पे परपेंडिकुलर लग रहा था, इसीलिए हम उसको थर्स्ट कह सकते हैं। इसीलिए याद रखना है थर्स्ट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे, वो एग्जाम्पल हमारा होगा कौन सा, जो सैंड पे एक बंदा बैठा हुआ होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं वो। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एक बंदा जो है वो एक सैंड पे बैठा हुआ है। सैंड ये वाला है और उसके ऊपर वो बंदा बैठा हुआ है। तो हम इसको कैसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो ये सैंड वाला सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। और ऊपर से जो बंदा बैठा हुआ उसका वेट, जिसको हम फोर्स कहते हैं, उसका वेट वो नीचे की तरफ है। ठीक है। और ये वेट जो है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ये बंदा जो वेट है इसका इस सरफेस पे वो भी परपेंडिकुलर, और वेट हमें पता है वो फोर्स होता है। और इसका मतलब जो वेट है वो भी एक थर्स्ट है। क्यों? क्योंकि ये वेट वो परपेंडिकुलर लग रहा है किस चीज़ पे, उस सरफेस पे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से ये चीज़ भी समझ में आ गया। तो ओवरऑल थर्स्ट को कैसे याद रखोगे, वो फोर्स जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चलो देख लेते हैं इसका यूनिट क्या है और इसको एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है और क्या एक्सप्रेशन होता है इसका। तो हमें सिंपल से व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट, हम आराम से बोल सकते हैं। अगर थ्रस्ट वो फोर्स है जो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो हमें पता है फोर्स है तो फोर्स का हमने पहले ही निकाला हुआ है। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब एम ए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं वेट की बात कर रहा हूँ, वेट ग्रेविटेशन की वजह से होता है, तो उस वक़्त एक्सेलरेशन की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब जब आप वेट की बात कर रहे होंगे तो थ्रस्ट जो है वो किसके बराबर होगा, वो थ्रस्ट जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वो थ्रस्ट हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है ना। अब क्योंकि थर्स्ट भी फोर्स है और हमें पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका मतलब थर्स्ट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से दो फॉर्मूले याद रखना है, थर्स्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी हो सकता है और मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है। ये हम नॉर्मल केसेस में, और ये उस वक़्त जब हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हो, किस चीज़ की, ग्रेविटेशन की, क्योंकि यहाँ पे जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो थर्स्ट सारों को समझ में आ गया, उसका फॉर्मूला पता चला, उसका यूनिट पता चला। यूनिट ऑफ फॉर्मूला फोर्स के हिसाब से ही होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप पता करते हैं कि प्रेशर क्या होता है। थर्स्ट का तो पता चला कितना फोर्स लग रहा है जो परपेंडिकुलर होगा। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा, हम फोर्स तो लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम पर यूनिट एरिया देखें, पर एरिया देखें
तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेशर। इसका मतलब मान लो हम एक बड़े से एरिया पे लगा रहे हैं, उसमें से अगर हमें एक एरिया का निकालना है तो वो हमारा हो जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब फोर्स पर एरिया। फोर्स की जगह आप थर्स्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि थर्स्ट भी तो फोर्स है। तो इसका मतलब प्रेशर किसके बराबर हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो फोर्स एरिया के हिसाब से है, तो हमें पता चलना चाहिए कि बड़ा एरिया होगा तो उस पर प्रेशर कितना होगा, और छोटा एरिया होगा तो प्रेशर कितना होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर फोर्स, अगर प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया के बराबर है, किसके बराबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए, मैं लिख देता हूँ ये लो। अगर फोर्स, प्रेशर, फोर्स नहीं प्रेशर, अगर प्रेशर हमारा किसके बराबर है, हमारा है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसका मतलब ये हो गया, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फोर्स से। इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन कब, जब हम एरिया को कांस्टेंट रखेंगे। जब एरिया को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी एरिया हमने कुछ ले लिया, जैसे कि इतना छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर फोर्स बढ़ा रहा हूँ। एरिया को मैंने इतना ही रखा हुआ है, इस एरिया पे जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना प्रेशर भी बढ़ेगा। पहली बात, पहला बात हमें क्या पता चला, अगर एरिया कांस्टेंट होगा तो उस वक्त जो हमारा प्रेशर होगा वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितना आप फोर्स बढ़ाओगे उतना आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी तरह से हम इसको ऐसे देख सकते हैं, सेकंड केस ऐसे देख सकते हैं, फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फिर से वही, इस बार क्या होगा, इस बार हमारे पास ये होगा कि हम फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे। हमने जितना फोर्स लगाना है उसको कांस्टेंट रखेंगे। मान लो 40 यूनिट न्यूटन, हम मान लेते हैं 40 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एरिया को वेरी कर रहे हैं। एरिया को वेरी कैसे करेंगे, तो हमने एक बार मान लो ऐसा एक जगह ले लिया जहाँ पे मान लो 20 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, ठीक है। ये हमारा इतना सा, मान लो इतना सा। तो इस वक्त हमारा क्या आएगा, 22 ज़ा, इसका मतलब हमारा 2 न्यूटन आएगा। जो हमारा प्रेशर होगा 2 न्यूटन पर एरिया आएगा, आएगा 2 न्यूटन पर एरिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ से, हमारे एरिया से। देखो मैं फिर लिखता हूँ, प्रेशर, मैं फिर लिखता हूँ यहाँ पे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया अगर होगा, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, फोर्स को कांस्टेंट, तो इस वक्त याद रखना है प्रेशर जो है एरिया से इन्वर्सली, क्योंकि नीचे है, नीचे होने के बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर, ठीक है। और जितना हमारे पास जितना हमारे पास कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर। याद रखना पड़ेगा ये चीज़ें कि प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे। पहले हमारा फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पे। लेकिन कैसे डिपेंड करता है वो देख लो, प्रेशर हमेशा फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना फोर्स बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी तरह प्रेशर जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया से। किस चीज़ से, एरिया से। यानी जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर घटेगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर कम होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे मान सकते हो। अगर हमारे पास मान लो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो जितने लोग बढ़ेंगे, जैसे कि वर्क प्रेशर मान लेते हैं, हमारे मान लेते हैं किसी जगह पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें फिर लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। जितना लोग बढ़ेंगे उतना प्रेशर कम होगा, लोगों का बढ़ना प्रेशर का कम होना। इसका मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, और जितना कम एरिया
उतना ज़्यादा प्रेशर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेसर द एरिया, एरिया जितना कम होगा, मोर द प्रेशर, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। तो यहाँ तक प्रेशर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ से ये याद रखना है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू, हमने देखा थर्स्ट पर एरिया, या फिर हम इसको फोर्स पर एरिया भी कहते हैं, क्योंकि फोर्स भी तो एक थर्स्ट है, थर्स्ट भी तो एक फोर्स है। तो प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट पर एरिया या फोर्स पर एरिया भी कह सकते हो। यहाँ से थर्स्ट जो फोर्स है उसका न्यूटन आ जाएगा, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मैं फिर से लिख देता हूँ। हमें पता है प्रेशर जो है फोर्स पर एरिया होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए प्रेशर का हमारे पास क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पास्कल। इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल कितने के बराबर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा है, ब्लेस पास्कल नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा। उस साइंटिस्ट ने इस प्रेशर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज किए, ठीक है। इसीलिए उनका नाम जो है वो इसके एसआई यूनिट में जोड़ दिया गया, और एसआई यूनिट जो है वो पास्कल है। और पास्कल कितने के बराबर है, न्यूटन पर मीटर। पास्कल किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर। याद रखना, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, और पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर के बराबर है। अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं। कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हमारे लाइफ में आते हैं इस प्रेशर से रिलेटेड। सबसे सिंपल और बेसिक वाला एग्जाम्पल हमारा बेग है। हमें पता है हमारा बेग का ये वाला स्ट्रिप थोड़ा वाइड होता है। वाइड का मतलब थोड़ा चौड़ा होना, ठीक है। हमें पता है हमारा बेग का ये स्ट्रिप है ना, जो हम उठाते हैं जिस स्ट्रिप से, वो स्ट्रिप थोड़ा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है इस तरह से, ताकि, क्योंकि हमने बोला एरिया जितना बड़ा होगा उतना प्रेशर कम, ताकि हमारे जो शोल्डर्स पे प्रेशर कम आए। शोल्डर्स पे प्रेशर कम आए, इसीलिए ये स्ट्रिप जो है वो क्या है, बड़ा है। अगर मैं इससे छोटा स्ट्रिप लूँगा ना, देख लेना एक बार छोटा सा स्ट्रिप लेके, एक छोटे स्ट्रिप वाले बेग से लेके, तो हमारे शोल्डर पे निशान पड़ जाएंगे। क्यों निशान पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कंटेक्ट होगा, जितना बड़ा एरिया ऑफ कंटेक्ट होगा उतना प्रेशर कम। इसीलिए एरिया बड़ा होने की वजह से प्रेशर कम, तो निशान भी कम पड़ेगा शोल्डर पे। और एरिया छोटा होना, इसका मतलब वो जितना छोटा एरिया उतना प्रेशर ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमारे शोल्डर्स पे निशान पड़ जाता है। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देख लो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, हिंस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंटेक्ट, है ना। इफ स्ट्रिप्स ऑफ द बेग वुड नॉट बी वाइड, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर्स वुड बी लार्ज। अगर वाइड नहीं होता, अगर वाइड की जगह पे क्या होता हमारे पास, जैसे कि मान लेते हैं बहुत छोटा एरिया होता, तो उस वक्त प्रेशर ज़्यादा लगता है ना। इसीलिए प्रेशर कम लग जाए शोल्डर पे, इसीलिए हम इस एरिया को बहुत बड़ा रख रहे हैं। एरिया को क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा रख रहे हैं, ठीक है। अब आगे, Therefore, straps of school bags are made wide in order to reduce the pressure, ताकि प्रेशर कम हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स को थोड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बेग में दिखाया। ये पहला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा नाइफ का है। हमने देखा है हमारा नाइफ का जो एज होता है ना, ये वाला एज, ये जो एज दिख रहा है ना, ये जो धार, वो धार बहुत पतला होता है ना, बहुत पतला। जितना पतला धार होगा उतना चाकू अच्छी तरह से काम करता है, और जितना धार कम पतला होगा, जितना धार मोटा होगा, उतना चाकू अच्छी तरह से काम नहीं करता। उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे अगर धार पतला हो जाएगा, तो जिस सब्ज़ी पे हम ये छुरी चला रहे हैं उस सब्ज़ी पे इसका बहुत कम एरिया कांटेक्ट में आएगा। और हमने पहले ही बोला जितना एरिया कम, हमने पहले ही बोला फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। यहाँ से हमने पहले ही बोला है प्रेशर जो हुए एरिया पे डिपेंड करेगा। आप जितना फोर्स लगा रहे हो उसमें अगर आपको कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा और हमारा सब्ज़ी कट जाएगा आराम से। इसकी जगह पर अगर एरिया बड़ा होता तो क्या हो जाता है, जैसे कि इस हैंडल से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा और प्रेशर कम पड़ेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो आराम से कट जाएगा। नाइफ वाला कंसेप्ट आ गया। और एक देख ले, ये एग्जाम्पल,
यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको क्लियरली फिर से प्रेशर का पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो नेल होता है, ये जो कील होता है ना, इस कील का हमेशा आप देखोगे शार्प होता है, ये पॉइंटेड होता है बहुत। ये पॉइंटेड क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में आएगा वो एरिया ये होगा। और ये पॉइंटेड होने का मतलब एरिया कम, पॉइंटेड होने का मतलब एरिया क्या हो जाएगा? लेस, एरिया लेस हो जाएगा। और एरिया लेस होने का मतलब क्या हो गया? प्रेशर ग्रेटर। एरिया कम होने का मतलब प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये कील अंदर ज़्यादा जाएगा। अगर आप इसकी जगह पे इस साइड से अगर आप सरफेस कांटेक्ट करोगे तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, जिस वजह से वो कील जो है अंदर नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर कम पड़ेगा। तो एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, है ना? एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल देख लो। एक बंदा जो ऊपर सीधे बैठा हुआ है ज़मीन पे, है ना, रेत पे। अगर ये बंदा रेत पे सीधे बैठा हुआ है तो सिर्फ इसके दो पैर का कांटेक्ट होगा रेत में। रेत में कितना कांटेक्ट होगा? दो पैर के कांटेक्ट। ठीक है, इसके बजाय अगर हम ये वाला देख लें, ये बंदा जो सोया हुआ है, ये बंदा है ना, ये बंदा जो यहाँ पे सोया हुआ है, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो दो चीज़ें, एक ये बंदा, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम, है ना? एक ये बंदा, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा। तो आप खुद बोल सकते हो कौन से पे ज़्यादा प्रेशर होगा? जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम, यानी जो बंदा उठ के बैठा हुआ है, ये बंदा, ये वाला बंदा जो उठ के बैठा हुआ है, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम। यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एरिया कम, तो प्रेशर ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया है इसका पैर रेत में जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा। ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा तो प्रेशर कम। इसका मतलब प्रेशर कम होने की वजह से ये पूरा रेत में नहीं डूबेगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आप ये एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे कैमल का। हमें पता है हमारा कैमल का पैर जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम, जिसके हिसाब से इसका पैर जो है ना रेत में ज़्यादा डूबेगा नहीं, तो ये आराम आराम से आगे बढ़ पाएगा। ठीक है ना? एरिया कम होता तो पैर रेत में अंदर घुस जाता और चलने में तकलीफ होता। ये एग्जाम्पल, लास्ट वाला ये एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, जो हमारा है ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल। ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल या फिर एक बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल होता है। उस एग्जाम्पल में क्या होता है? हमारा ट्रैक्टर जितना गाड़ी बड़ा होगा ना उसका टायर उतना बड़ा होता है। टायर बड़ा होने का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, है ना, हमने यहाँ पे क्या लिया है? जो ट्रैक्टर है उसका टायर बहुत बड़ा बढ़ा लिया है। क्यों बढ़ा लिया? ताकि क्योंकि ये बहुत बड़ा गाड़ी है और इस वजह से टायर बड़ा होने की वजह से, एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम पड़ेगा, है ना? इसीलिए हमने इसका टायर बढ़ा लिया। उसके अलावा हमारे जो मकान होते हैं ना उनके बेस, मकान के बेस हम क्या रखते हैं? हमेशा ब्रॉड रखते हैं, बड़े बेस रखते हैं। क्यों? ताकि प्रेशर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और प्रेशर कम लगे, ज़मीन पे प्रेशर कम लगे। ठीक है ना? तो ये सारा एग्जाम्पल हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड कर देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा थर्स्ट क्या है और प्रेशर क्या है। ठीक है ना?